अगर इस कंपनी को कुछ भी सुविधाएं सरकार से नहीं मिलती तो आप इसके बुरे परिणाम भी देख सकते हैं, और वो ये होंगे। और आपको बाजार के अंदर बहुत सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा सर। देखो सर, मैं आपको कई बार ये बताकर गया हूँ कि कभी भी कुछ भी अच्छा कोई शेयर हमें लग जाए और वो भाग रहा हो के साथ ये कंपनी अच्छी है और किस नीति के साथ ये कंपनी बेकार है। कभी कभी गिरती हुई कंपनी का जो शेयर है, यानी कि जिस कंपनी का शेयर गिर रहा है, जरूरी नहीं कि वो खराब ही है आपके लिए, और जो भाग रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, क्यों उसके अंदर तेजी है। दूसरा, आरबीआई ने अमेरिका डॉलर को किस तरीके से तगड़ा झटका दिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। रिलायंस ग्रुप यानी कि अनिल अंबानी जी का जो ग्रुप है, उसकी जो कंपनियां हैं आर पावर और रिलायंस इंफ्रा, उनकी मुसीबतें हल नहीं हो रही है, उस चीज़ को भी आज हम फिर से समझेंगे। देखो तो कल मैंने आपके लिए यस बैंक के ऊपर एक अलग तरीके की वीडियो बनाई थी, और वो मेरे किसी प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था सर इसको अलग तरीके से समझाओ, तो मैंने उसको अलग ढंग से आपको यस बैंक को समझाया था। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं, कल की वीडियो बहुत खास है यस बैंक के ऊपर। अगर वो नीतियाँ समझ में आए तो कई बार आप अपनी अच्छी स्थितियों को समझ सकते हैं, तो वो आप समझ कर चलें। और आपको बाजार के अंदर बहुत सतर्कता के साथ रहना पड़ेगा सर। देखो सर, मैं आपको कई बार ये बताकर गया हूँ कि कभी भी कुछ भी अच्छा कोई शेयर हमें लग जाए और वो भाग रहा हो, अचानक से उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ तो आती है, ये आप समझ कर चलना। आज तक आपको ऐसा देखने को मिला कि जिसकी भी आपके नज़र है आपकी किसी भी कंपनी के ऊपर और वो स्मूथली काम कर रही हो, अच्छा हो, चाहे वो वेदांता है, टेंशन आती नहीं आती है। अडानी ग्रुप है, टेंशन आती नहीं आती है। या कोई भी छोटी मोटी कंपनियां हैं, न्यूज़ वाली टेंशन आती नहीं आती है। या फिर पूरे बाजार के अंदर अमेरिका के द्वारा टेंशन आती है या नहीं आती है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो कोई भी ग्रुप की कंपनी या कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो, वो अलग अलग नीतियों के साथ आपको टेंशन लगे, तो उस नीतियों को आपको समझने की शक्ति होनी चाहिए कि भैया किस नीति के साथ ये कंपनी अच्छी है और किस नीति के साथ ये कंपनी बेकार है। कभी कभी गिरती हुई कंपनी का जो शेयर है, यानी कि जिस कंपनी का शेयर गिर रहा है, जरूरी नहीं कि वो खराब ही है आपके लिए, और जो भाग रहा है जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। तो वो आपको समझ जरूर आनी चाहिए। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, वोडाफोन आइडिया को वरदान मिलने की चाह है, और वो है सरकार से कुछ ना कुछ इसको सहयोग मिलना, क्योंकि 49% की हिस्सेदारी सरकार लेकर बैठी है। और अगर एजीआर की स्थितियां कोर्ट के द्वारा समझ तरीके से और अलग तरीके से निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आए, जहां पर ये गुजारिश कर रहा है एजीआर ड्यू के लिए, तो वोडाफोन आइडिया की किस्मत अलग ढंग से नीतियों के साथ जाती रहेगी। और अगर इस कंपनी को कुछ भी सुविधाएं सरकार से नहीं मिलती तो आप इसके बुरे परिणाम भी देख सकते हैं, और वो ये होंगे कि वोडाफोन आइडिया प्राइवेट से सरकारी भी हो सकता है, क्योंकि 49% तो पहले सरकार लेके बैठी है। और फिर एजीआर की स्थितियां और निकल कर आए, और अगर इसके अंदर और इक्विटी रूपांतर हो जाए तो सरकार कितनी हो जाएगी, फिर आप ये समझ लेना। दूसरा आपको समझना है कि बीएसएनएल भी जोरों शोरों से आगे आ रहा है, और ये न्यूज़ मैंने आपको बीते दिनों बताई थी, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बीएसएनएल की स्थितियों को उजागर किया हमारे सामने, है ना। तो वोडाफोन आइडिया की स्थिति सिर्फ सहयोग के द्वारा ही अच्छी हो सकती है, और वो होगा तब कंपनी और आगे जाकर अच्छा करेगी। फिर भी समझते हैं क्या न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट से एजीआर बकाये पर और राहत मांगी है, ये आप समझ कर चलना, और यही न्यूज़ है जो इसके अंदर आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई है। देखो सर, दूरसंचार कंपनी पर देनदारियां बढ़ रही हैं, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, और वह सरकारी इक्विटी निवेश तथा आगामी भुगतान समय सीमा के बीच राहत चाहती है। इन सारी चीज़ों के बीच वो कंपनी राहत चाह रही है, और वो भी सरकार से चाह रही है। वोडाफोन आइडिया ने याचिका में कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार एजीआर की गणना के लिए विवादित मदों को शामिल करने का निर्देश दिया है। ये वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छा सफ़र तय हो रहा है, इसलिए आज तक ये नहीं कहा जा सकता कि भुगतान में कोई चूक हुई है जिसके लिए जुर्माना लगाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को दरकरार है, और वो आपको समझ कर चलना कि 6
अक्टूबर की जो इसकी डेट लगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वही नतीजे इसके अंदर आ रहे हैं कि सहयोग की स्थितियां जो सरकार से इसे मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है, उस पर कंपनी का शेयर रिएक्ट कर रहा है, ये आप समझ कर चलना। अब किस तरीके से आरबीआई ने भैया अमेरिका डॉलर को झटका दे दिया है, तो भैया एक न्यूज़ निकल कर आई है, आरबीआई ने अमेरिका डॉलर को दिया तगड़ा झटका, पड़ोसी देशों के संग अब रुपये में होगा व्यापार। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये रुपयों में जो व्यापार भारत श्रीलंका, भूटान, नेपाल के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ करेगा रुपयों में, तो इससे क्या डोनाल्ड ट्रंप खफा नहीं होंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि भैया डॉलर के अलावा कोई और रुपयों में या किसी भी चीज़ में, करेंसी में व्यापार की नीतियाँ नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अलग कदम उठा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर भारत के लिए तो है, पर इससे कुछ और न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल गए ना, ये आप समझना। 100% फार्मा की तरफ टैरिफ, 50% आयात शुल्क में टैरिफ, तो ये सारी स्थितियां बाजार को तोड़ कर गई हैं। और उस बीच भारत ने एक बड़ा कारनामा कर दिया, जहां आरबीआई ने एक बड़ा झटका अमेरिका डॉलर को दे दिया। अब इससे आपको देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है। तो ये न्यूज़ खत्म नहीं हुई है, न्यूज़ आगे बढ़ेगी और वो क्या रंग लेकर आएगी, आप समझ कर चलना। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में अमेरिका डॉलर की बजाय सीधे भारतीय रुपये का इस्तेमाल बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है भैया, जो भारत की विदेशी करेंसी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि रुपये की अंतर्राष्ट्रीय साख भी और मजबूत होगी। तो आरबीआई का ये कदम नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यवहारिक रिश्तों को और मजबूत करेगा, ये आप समझ कर चलना। दूसरी अगर मैं स्थिति आपको और बताऊं तो डॉलर पर निर्भरता घटने से भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त स्थिरता मिलेगी। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि ये भारत के लिए एक अच्छा कदम है। मतलब आपको समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी बताया था कि कोई और करेंसी की तरफ अगर व्यापार कोई भी देश इस तरह से बनाकर करता है तो उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं। तो हमें वो भी चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिलहाल ये जो कदम है भारत के लिए बहुत अच्छा ही, आप समझ कर चलना। दूसरी अगर हम बात करें रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे भैया, ईडी के छापे लगते जा रहे हैं। देखो सर, मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी मामले आर पावर और रिलायंस इंफ्रा के अंदर चल रहे हैं, ईडी, सेबी, सीबीआई वाले, वो मामले अभी चल रहे हैं। अभी तक आर पावर हो, आर इंफ्रा हो या उनके द्वारा, ग्रुप के द्वारा बोला जा रहा हो कि ये मामले 10 साल 15 साल पुराने हैं, इससे कोई भी स्थितियां उनकी वित्तीय स्थितियों के साथ नहीं होगी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये तो कंपनी कह रही है। पर ईडी क्या कर रहा है? ईडी छापे मार रहा है और वो अपना कार्य कर रहा है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है भैया, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस न्यूज़ को अगर आप समझे, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। ईडी ने फेमा जांच में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के परिसरों की तलाशी ली, यानी कि उनके स्थानों की, जहाँ जहाँ उनकी कंपनी वहाँ पर तलाशी ली जा रही है। अधिकारी सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मंगलवार को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ चल रही फेमा जांच के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि मुंबई, इंदौर के मऊ में कुछ संबद्ध संस्थाओं के कम से कम 6 परिसरों की तलाशी ली, यानी कि 6 जगह उनकी तलाशी ली गई है, ये आप समझ कर चलना। तो ये सारी नीतियां भैया अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही है, जहां पर आरोप लग रहा है कि भैया विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत की जा रही जांच का हिस्सा ये है। तो ये कंपनी के खिलाफ स्थितियां पैदा हो रही है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कंपनी ने एक बयान में कहा कि ईडी की कार्रवाई 15 वर्ष पुराने मामले से संबंधित थी। तो कंपनी ने अपना चीज़ें भी बता दी है और जो ये आप नीचे की स्थितियां सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि काम पूरा हो चुका है और कंपनी का उक्त ठेकेदार के साथ कोई संबंध रिश्ता नहीं है। टोल रोड पिछले 4 सालों से एनएचएआई के पास है। तो कंपनी की जो भी स्थितियां पैदा हो रही है रेड वाली, ये बीती पुरानी है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं कि उनका काम खत्म हो गया है और इससे कोई भी उनका वास्ता बिल्कुल भी नहीं है। पर ईडी ने छापे मारे हैं। ईडी पहले से ही धन संशोधन निवारण अधिनियम के आपराधिक प्रावधानों के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई ग्रुप कंपनियों द्वारा 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितता और सामूहिक ऋण डायवर्जन की जांच कर रहा है। तो भैया ये आप समझ कर चल सकते हैं। एजेंसी की कार्रवाई सेबी की एक रिपोर्ट पर आई है, जिसमें आरोप लगाया था कि आर इंफ्रा
CLE नामक कंपनी के माध्यम से रिलायंस ग्रुप की कंपनी को अंतर कॉर्पोरेट जमा के रूप में धनराशि डाइवर्ट की है। तो यहाँ सारी की सारी प्रॉब्लम जो है भैया रिलायंस ग्रुप के साथ आ रही है और ये स्थितियाँ एक बयान में कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए की राशि किसी अज्ञात पक्ष को हस्तांतरण करने का आरोप 10 साल पुराना मामला है। तो ये सारी स्थितियां हैं। कंपनी ने कहा कि नवीनतम फेमा कार्रवाई के व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी के किसी अन्य हितधारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कंपनी ने अपने तरफ से डिस्क्लेमर दे दिया कि उनकी ये जो जांच है इससे कोई भी कंपनी की स्थितियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ED, CBI, सेबी वाली न्यूज़ जब तक के वजूदों में रहेगी, जब तक कि जांच चलती रहेगी, तब तक के आपको बहुत संभल कर वर्क करना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे जरूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियां मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। सर किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।